नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ, नया सवेरा के खास अंक को लेकर। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मट और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पूर्वोत्तर के दौरे पर, उनका तीसरा दिन। राष्ट्रपति असम सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेलवे मंत्रालयों के विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। परियोजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कई मॉडल शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में एक वेबसाइट मां भारती के सपूत करेंगे लॉन्च। वेबसाइट के जरिए नागरिक सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में कर सकेंगे योगदान। वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारों को मिलेगी मदद। तीन दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियोसाइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 की जयपुर में आज होगी शुरुआत। प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन के नवीनतम शोधों पर होगी चर्चा। नवीनतम शोधों पर विचार करेंगे दुनिया भर के नामी विशेषज्ञ। सत्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का इंदौर में किया जाएगा आयोजन। सम्मेलन से जुड़ी वेबसाइट की शुरुआत के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, विदेशों में बसे करीब 3.2 करोड़ प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संपर्क बनाना सरकार की रही है सर्वोच्च प्राथमिकता। गुजरात में कानून मंत्रियों और सचिवों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधि मंत्री और सचिव लेंगे भाग। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री देंगे मुख्य भाषण। भारत की कानून प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर होगा विचार विमर्श। आर्थिक पुनरुत्थान के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए भारत ने वैश्विक मानक किए स्थापित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वॉशिंगटन में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में संबोधन। कहा, दुनिया भर के देश भारत की उपलब्धियों का मानने लगे हैं लोहा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में चली गोलीबारी में पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत। पुलिस ने संदिग्ध को लिया हिरासत में। भुवनेश्वर में खेले जा रहे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में आज मेजबान भारत का मुकाबला मोरक्को से। प्रतियोगिता में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मोरक्को के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच कल होगा एशिया कप महिला क्रिकेट का खिताबी मुकाबला। श्रीलंका ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त देकर फाइनल में बनाई जगह। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिल्कुल, और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो कि पूर्वोत्तर के दौरे पर है। तो राष्ट्रपति आज असम में असम सरकार तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रेल मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और आधारशिला रखेंगी। इन परियोजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों, मिशन सौभाग्य का शुभारंभ। मोइनरबॉन्ड सिलचर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज डिपो के साथ 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रपति असम के चाय बागान क्षेत्रों में 100 मॉडल सेकेंडरी स्कूल्स, गुवाहाटी में 2 राजमार्ग परियोजनाओं और आधुनिक कार्गो सह कोचिंग टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। और गुवाहाटी से लुमडिंग के लिए नागालैंड के शोखुवी और मेघालय के मेंदी पाथर तक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करेंगे। AFVCWF एक त्रिसेवा कोष है जिसका उपयोग युद्ध के हताहतों के परिजनों एवं आश्रितों को अनुग्रह राशि की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने ड्यूटी के दौरान सक्रिय सैन्य अभियानों के दौरान मारे गए या दिव्यांग सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। नागरिकों, कॉरपोरेट प्रमुखों, उद्योग जगत के प्रमुखों की ओर से सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए योगदान दिया जाता है। इस नेक काम के लिए भारतीयों को भागीदार बनाने के लिए ये वेबसाइट शुरू की जा रही है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सद्भावना राजदूत बनना स्वीकार किया है। समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता और रक्षा मंत्रालय के अन्य प्रमुख अधिकारी सहित कॉरपोरेट प्रमुख और कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। समारोह में अनेक युद्धों में अलंकृत सैनिकों के माता-पिता और रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया गया है। और अब बात जयपुर की, जहां आज से 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का शुभारंभ हो रहा है। प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर हुए नवीनतम शोधों को साझा करने के लिए जियो इंडिया 2022 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट की ओर से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ मुद्दों पर चर्चा करने और अपने अनुभव साझा करने के लिए भाग लेंगे। पिछले 15 वर्षों में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में जियो इंडिया कॉन्फ्रेंस का दर्जा बढ़ा है। सम्मेलन में तेजी से बदलती दुनिया में ऊर्जा संक्रमण के संदर्भ में तेल और गैस की भूमिका पर मंथन किया जाएगा। जीवाश्म ईंधन, डीकार्बनाइजेशन और चेंजिंग एनर्जी डायनामिक्स को सम्मेलन के लिए एक विषय के रूप में चुना गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से जुड़ी वेबसाइट की शुरुआत की। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संपर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और वर्ष 2014 के बाद से इस दिशा में उठाए गए कदमों से स्पष्ट होता है कि विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया के देशों में करीब 3.2 करोड़ प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें से करीब 1.8 करोड़ ने उस देश की नागरिकता ले ली है जहां वो रहते हैं, जबकि 1.4 करोड़ भारतीय पासपोर्ट धारक हैं। Migration of Indians around the world has occurred in several waves over a long period of time. History records Indian settlers moving across the Indian Ocean as an accompaniment to commerce. Modern period then saw movement of more than 1.5 million Indians to the Caribbean, to Africa, Southeast Asia and the former French colonies. Be it finance, business, art, culture, science, medicine, law, education, or politics. Presently, there are over 32 million, 3.2 crore overseas Indians. वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के बारे में बात की और प्रवासी भारतीयों को बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ये वेबसाइट हमारे प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए सिंगल विंडो की तरह होगी। यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम, रजिस्ट्रेशन, आवास व्यवस्था, हेल्प डेस्क सुविधा और प्रदेश के पर्यटन स्थल इत्यादि की जानकारियां एक स्थान पर मिल सकेगी। यह अवसर मध्य प्रदेश के लिए निश्चित ही बहुत ऐतिहासिक है
इससे मध्य प्रदेश और देश में निवेश और विकास की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय आज से गुजरात के एकता नगर में कानून मंत्रियों और सचिवों का अखिल भारतीय जो सम्मेलन है उसका आयोजन कर रहा है। 3 दिन के सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधि मंत्री और सचिव भाग लेंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में भारत की कानून प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होगा, जिससे नीति निर्माताओं को भविष्य की कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने सर्वोत्तम अनुभव साझा करने का भी अवसर मिलेगा। इससे नागरिकों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के हित में समग्र कानून प्रणाली को उन्नत बनाने और लोगों को समावेशी और ऊर्जावान नए भारत के लिए सशक्त करने में मदद मिलेगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हैं। विकास, सुप्रभात आपको। तो कानून मंत्री और जो उनके साथ साथ सचिव हैं, उनका जो ये सम्मेलन है कितना अहम है और जो तमाम विषय हैं उनके लिए एक मंच प्रदान करता है? जी आंचल, हमने देखा है कि इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग विभागों के पहले भी होते रहे। जैसे आप देखती हैं कि एक कॉन्फ्रेंस होती है चीफ मिनिस्टर्स की और चीफ सेक्रेटरीज की, जो दिल्ली में होती है। इसी तरह से अब ये कानून मंत्रालय की जो बैठक है, इसमें भी सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून मंत्री और विधि सचिव हिस्सा लेंगे। इसके पीछे विचार ये है कि हर राज्य में कुछ एक अलग अलग ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनके बारे में दूसरे राज्य के पास शायद उतना ब्यौरा और उतनी जानकारी नहीं है कि वो उसे वहां पर लागू कर सकें। तो इसको लेकर के इसको आप कह सकते हैं कि अनुभव साझा करने का एक मंच बनेगा। ये पूरा आयोजन जो है 3 दिन का है और इसमें जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग राज्यों की, उनको वो वहां पर बताएंगे कि किस तरह से, चाहे वो केस पेंडेंसी कम करने की बात हो, चाहे वो लीगल सर्विसेज गांव तक पहुंचाने की बात हो, वो ऐसी कौन से तरीके हैं जिनसे कुछ खास राज्यों ने इन क्षेत्रों में विशेष कामयाबी हासिल की है और बाकी राज्य भी अपने अपने प्रदेशों में और अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह से इन योजनाओं को लागू कर सकते हैं। अगर आप ये देखें कि कानून मंत्रालय ने पिछले कुछ दिनों में बहुत सक्रियता दिखाई है इस तरह के न केवल आयोजनों को लेकर के, चाहे फिर वो ई कोर्ट जो पूरी एक ई कोर्ट्स पर शिफ्ट होने की एक बात है कि ज्यादा से ज्यादा कामकाज बिना पेपर के होना चाहिए, पेपर बेस्ड वर्क होना चाहिए, या इस तरह के आयोजन हो, काफी सक्रियता से इस दिशा में काम किया जा रहा है। और इसी में अब उम्मीद यह है कि ये 3 दिन जो होंगे वो सभी राज्यों के जो कानून मंत्रालय हैं और विधि सचिव हैं उनके लिए काफी ये फ्रूटफुल होंगे, काफी प्रोडक्टिव होगा। विकास, ये बताइए, कई सारे ऐसे कानून हैं जो केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए हैं, मॉडल कानून की तरह हैं और कई सारे राज्यों को इन कानूनों को अपने यहाँ उसी तरह से उसको फॉलो करना है, लेकिन कई सारे राज्यों को पता भी नहीं होता है। तो ये बैठक इसको देखते हुए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? बिल्कुल चंद्रशेखर, इसमें अगर चाहे हम नए कानूनों की ही नहीं, हम चाहे हम पुराने कानूनों की बात करें, चाहे आप सीआरपीसी की बात करें, हम जानते हैं कि सीआरपीसी सभी राज्यों में, सीआरपीसी में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो उस राज्य विशेष तक ही सीमित हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि जो अलग अलग राज्यों के अनुभव हैं कानूनों को लेकर के, या फिर कुछ ऐसे कानून हैं जैसे जिसमें संसद ने कानून बनाकर यह अधिकार राज्यों को दे दिया है कि वो इसे लागू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या वो अपने स्तर पर इसमें कुछ संशोधन करके उस कानून को लागू करना चाहते हैं। इस तरह के अधिकार भी कई कानूनों में दिए गए हैं राज्यों को। तो पूरी सोच यही है इस आयोजन में कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सभी राज्यों की, उनको वो आपस में साझा करें, या कहीं पर किसी को हम कहते हैं कि रुकावट है किसी चीज को लागू करने में, तो एक राज्य दूसरे राज्य से सीख सकता है, सुझाव ले सकता है। तो इसी दिशा में इस तरह के ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपस में जो भी अब तक का अनुभव रहा है उसको वो साझा कर सकते हैं। विकास, एक चीज और है, हम जानते हैं, आप तो खुद कानून की तमाम प्रक्रियाओं को कवर करते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
तो किस तरह से कानूनी प्रक्रिया जो लगातार उस पर ये हमेशा से इल्ज़ाम होता है कि लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिग्रेस हो जाती है, उसे कैसे त्वरित किया जाए और उस हर शख्स तक पहुंचाया जाए, चाहे हम उसमें बात कर रहे हैं न्याय देने की, उस प्रक्रिया को कितना फास्ट ट्रैक बनाया जाएगा? क्या इससे भी मुतल्लिक बातचीत हो पाएगी इस सम्मेलन में? बिल्कुल, जहां पर आप जाने की कानून मंत्री और विधि सचिव बैठेंगे तो वहां पर केस पेंडेंसी जरूर उस पर चर्चा होगी। और जैसा कि आप पहले खुद भी बता रहे थे कि कानून मंत्री आज इस सबसे पहले का जो ओपनिंग एड्रेस है वो उनका होगा, और इसमें हमेशा जो भी कानून मंत्री रहे उनके लिए सबसे बड़ी एक चुनौती होती है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों में लंबित मामले हैं, क्योंकि सरकार उसमें सीधे सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बावजूद इसके उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय मिलने में देरी ना हो। तो इस रोड ब्लॉक को कैसे हटाया जाए, इसको लेकर के सरकार अपने स्तर पर ये करती आई है कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट हैं, जो मंत्रालयों के बीच में झगड़े हैं, उनका निपटारा किया जाता है। कम से कम मुकदमेबाजी हो सरकार के विभागों के बीच, ये सुनिश्चित किया जाता है। अब राज्य भी इसी तरह के कदमों को उठाएं और इसको फॉलो करें। इसकी उम्मीद है कि कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री बाकी राज्यों को इस मामले में जरूर कोई ना कोई आज सुझाव देंगे अपने एड्रेस। शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है, और खासकर आजकल जिस तरह से साइबर क्राइम दिखते हैं, तो उसको देखते हुए भी ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि केंद्र और राज्यों के पास काफ़ी कुछ साझा करने को इस विषय को लेकर के होगा। अगली खबर की ओर चलते हैं और बात करते हैं ज्ञानवापी की। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में आज जिला अदालत ज्ञानवापी परिषद में स्थित कथित रूप से शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच या कार्बन डेटिंग को लेकर आज फैसला सुनाएगी। इससे पहले श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन को लेकर दायर याचिका में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मिले शिवलिंग की जांच की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने अपील की थी। जिला अदालत व्यापक रूप से सुनवाई के बाद आज उस पर फैसला सुनाएगी। काफ़ी अहम मामला है वाराणसी ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत फैसला आज सुनाएगी। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, आज का दिन काफ़ी अहम, कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला आ सकता है? जो है कई तारीखों से, पिछली तारीख पर भी जिस 7 तारीख को सुनवाई हुई थी उसमें भी कहा गया था कि फैसला सुरक्षित है और सुनाया जाएगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कुछ समय मांगा था और कहा था कि हमें अपनी गिरफ्त पूरी करने के लिए समय दिया जाए। तो 1 हफ्ते का करीब समय दिया था, और आज जो है जब फैसला सुनाया जाएगा तो निश्चित रूप से यह एक माइलस्टोन फैसला होगा ज्ञानव्यापी विवाद के संबंध में। हालांकि कार्बन डेटिंग को लेकर के हिंदू पक्ष में भी मतभेद था, और उनका कहना था कि अगर कार्बन डेटिंग की जाती है तो शिवलिंग का जो कथित रूप से शिवलिंग मिला हुआ है उसमें से तोड़ना पड़ेगा और खंडित होगा शिवलिंग। तो उस पर हिंदू पक्ष के लोगों का भी कहना था कि ऐसा है कि इसे वैज्ञानिक अन्य विधियों से जो है परीक्षण किया जाए कि यह कितना पुराना है और यह क्या कुछ है। तो इसको लेकर के आज अदालत जो है फैसला 2 बजे के बाद सुनाएगी। उसके बाद यह निश्चित हो सकेगा कि आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी। आशुतोष, अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में इस तरह के जो मामले हैं वो कानूनी रूप से और बड़ी शांति से निपटे हैं, और कोई भी पक्ष रहा हो, चाहे इस मामले में हम हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष की बात करें, सभी अदालत पर भरोसा करते हैं। राम मंदिर का हमने उदाहरण देखा, वहाँ पर सभी लोगों ने अदालत का जो फैसला था उस पर भरोसा किया। और आज की भी अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कुछ अराजक तत्व होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसको देखते हुए, क्योंकि आज सुनवाई है, तो कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की हुई हैं? देखिए चंद्रशेखर, जिस तरह से ये त्योहारी सीजन है और इसके साथ ही वाराणसी हमेशा जो है कहीं न कहीं से लोगों के निशाने पर रहती है। इन सबको देखते हुए कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था, चाहे खुफिया तंत्र हो, जहां पर हमेशा चाक चौबंद रहती है। और खासतौर पर आज जबकि फैसला आने वाला है तो इस दशा में चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वाराणसी के अन्य मंदिर हो या वाराणसी के अन्य प्रतिष्ठान हो, वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था है। खासतौर पर कचहरी में भी सुरक्षा की खास व्यवस्था की जाती है जिस दिन फैसला या सुनवाई होती है, जिससे किसी तरह का जो है कोई भी दिक्कत ना पैदा होने पावे, ना कोई वर्ग जो है सड़क पे आने पावे। और अभी तक जो भी मामला चला है जिसमें बड़ी बड़ी सुनवाइयां हुई हैं, फैसले भी आए हैं कि यह मामला सुना जाए या ना सुना जाए, इसको लेकर के भी फैसला यहाँ पर आया है।
तो उस वक्त भी शांति बनी रही है। हमारा जो संवैधानिक सिस्टम है, हमारा जो ढांचा है, उसमें बहुमत की जो है आस्था है। कुछ अराजक तत्व अगर उसे बिगाड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल, ताकत और खुफिया तंत्र रहता है। भले वो एक बार जो है कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन उनको नियंत्रित करने में वक्त नहीं लगता है। चंद्रशेखर, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आज जब फैसला आएगा तो इसी तरह का माहौल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार ज्ञानवापी को लेकर कई ऐसे हमने वहाँ पर माहौल देखा कि हमेशा सौहार्दपूर्ण रहा है। आज भी उम्मीद करते हैं जब फैसला आएगा तो इसी तरह से माहौल रहेगा। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज में भारत के अनूठे डिजिटल पब्लिक गुड्स और उसके बहुआयामी असर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारत में सुशासन स्थापित किया जा रहा है, जिससे एक परिवर्तन आया है। वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति में भारत की आर्थिक संभावनाओं पर एक सवाल का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि भारत अब वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है और दुनिया भर के देश इस उपलब्धि के पैमाने को पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारत में सुशासन स्थापित किया जा रहा है, जिससे एक परिवर्तन आया है। Good governance in India is being achieved, and I wouldn't say it's already completely achieved, it's being achieved by use of technology, and a certain transformation has happened, which I can say with certain confidence in the last 2 years. The level of acceptance, the level of adaptation by the people is unbelievable. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में ग्राम स्तर तक डिजिटल अवसंरचना का विस्तार हो चुका है और तमाम आशंकाओं को झुठलाते हुए भारत की ग्रामीण जनता ने बहुत आसानी से डिजिटल संस्कृति को अपना लिया। Infrastructure being laid for digital technology to reach everywhere, and people being trained at the local level in the local language, and softwares being provided which can translate everything in the local language. The initial inhibition which people had were all removed. अपने संबोधन में निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज भारत में पूरी टैक्स व्यवस्था का डिजिटलीकरण हो चुका है और बिना किसी परेशानी के लोग सीधे डिजिटल तरीके से टैक्स अदा कर रहे हैं। Today, everything that India collects is through the digital networking. There are no inspectors visiting your office to say you have to pay up this much as per this rate. Pay. No. You can make your claim, you pay your assessments, you actually fight with the income tax department saying you've taken too much from me, you better refund. All that happens on the digital platforms. Appeals are on digital. Settlements are on digital. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के यूपीआई और रुपए ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी। India today can talk of a digital stack. It's not talking of just the payment where UPI, which is today acceptable in Singapore, UAE and many other countries. We are not talking of just RuPay cards, we are not talking of credit cards, we are not talking of checkbook. We are talking of QR codes, which an Android phone, not a smartphone, no Apples, even anything else, can just go do the business using a QR code, not just in India, but in countries with whom we've already agreed. The National Payment Corporation of India has already had agreements signed in France. So the apps that are under this larger umbrella of NPCI are all available there. Beam, any other payment portal, and these are not charged. These are public goods that we have created. तो भारत में गांव-गांव तक शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन के जरिए लगभग 200 चैनल शुरू किए गए ताकि मुश्किल वक्त में भी हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें। 200 channels have been dedicated through the government's public television channel for schools to have by-class education in their mother tongue. And India obviously has more than 15 official recognized languages.
So children can learn from watching the television in their house, and it's not a fancy charge paid channel. It is Doordarshan, which is again a public good. You don't pay fees for it. So 200 channels have been dedicated so that education can be taken digitally to schools. पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि मोमिनपुर, इकबालपुर और खिद्रपुर से हिंदुओं को हटाना चाहते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी सरकार डरा धमका कर और सांप्रदायिक प्रचार कर अल्पसंख्यक वोट ले रही है। उस एरिया में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अगले 4 दिन 144 को एक्सटेंशन किया। एरिया पीसफुल है तो 144 एक्सटेंशन क्यों? ये मोमिनपुर, इकबालपुर, खिदुरपुर में से हिंदू को जीरो करना चाहता है। ये ममता बनर्जी का वोट बैंक का राजनीति। हिंदू वोट टुवर्ड्स बीजेपी की ओर जा रहा है और डरा के, चमका के, एनआरसी का नाम पे और कम्युनल कैंपेन करके ये माइनॉरिटी वोट को ले रहा है। इसलिए वहां से वो हिंदू जो है उसको भगाना चाहती है। राजनीतिक दलों को चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुख्य याचिका गैर सरकारी संगठन इंडिया की ओर से दाखिल की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज को एक रूप में रिश्वत देने जैसा है। साथ ही इस योजना में पारदर्शिता की भी कमी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कई गांवों में पानी घुस गया है तो कई नदियां उफान पर हैं। वहीं कई नदी किनारे बसी बस्तियां पानी में डूब गई हैं। प्रशासन भी राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। जगह जगह लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं गोरखपुर की, जहां भारी बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो गए। बीते कई दिनों से राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर ने कई गांवों को बाढ़ की चपेट में ले लिया। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से जनपद के करीब 160 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राप्ती नदी के किनारे बसे शेरगढ़ गांव बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर चुके हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। खबर अमेरिका से, जहां आए दिन गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। अब दक्षिणी अमेरिका राज्य उत्तरी कैरोलिना से ऐसी ही खबर सामने आई। एक रिहायशी इलाके में गोलीबारी हुई, जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। मेयर मैरियन बॉल्डविन ने वारदात में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया। इस घटना से कम 4 लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वारदात वाले इलाके में लोगों को आगाह किया गया कि वे बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। पूरे इलाके में सख्ती बढ़ा दी गई। इसके अलावा इस मामले में उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर रॉय कूपर ने शहर के मेयर से भी बात की और पूरे इलाके में सख्त कानून व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। बात करते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी एपी ने दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से दी है। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने उसके पूर्वी समुद्र तट की ओर एक अनिर्दिष्ट बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने दोनों देशों की साझा सीमा के निकट लड़ाकू विमान उड़ाए, जिसके जवाब में उसने भी लड़ाकू विमानों को रवाना किया है। बता दें कि उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण करके कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च से पहले उत्तर कोरिया ने गुरुवार को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था।
किम जोंग उन की निगरानी में उत्तर कोरिया सैन्य क्षमताओं में लगातार विस्तार कर रहा है। उत्तर कोरिया की ओर से पिछले दिनों दागी गई मिसाइलों के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। बात यूक्रेन की। गुरुवार को जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा रूस द्वारा यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के विलय पर निंदा की जा रही थी, वहीं रूसी सेना यूक्रेनी माइकोलीव शहर पर मिसाइलों की बौछार कर रही थी। उसने यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के क्षेत्रों पर ईरान निर्मित कामिकाज़ ड्रोन से भी हमले किए। कीव के क्षेत्रीय गवर्नर के मुताबिक हमला कीव के नजदीकी क्षेत्रों में हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक क्षेत्र में अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। उधर यूक्रेन के दक्षिणी मोर्चे पर जारी लड़ाई के बीच माइकोलीव शहर में रात भर हुई गोलीबारी के चलते 5 मंजिला इमारत नष्ट हो गई। इस बीच यूक्रेन ने भी रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों को दोबारा अपने अधिकार में लेने के लिए जवाबी कार्रवाई की। कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री रोमन वासिलेंको ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति काफी संतुलित है। रोमन वासिलेंको ने कहा कि भारत ने इस साल की शुरुआत से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार पेश करते हुए रूस यूक्रेन संघर्ष पर एक बहुत ही संतुलित स्थिति ली है। साथ ही कहा कि समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका कूटनीति है, जिसका भारत उपयोग कर रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि कजाकिस्तान और भारत के बीच लंबे और ऐतिहासिक संबंध हैं। कजाकिस्तान में भारतीय संस्कृति को लेकर काफी सराहनीय काम हुए हैं। खबर इराक से, जहां जारी राजनीतिक गतिरोध पर विराम लगाते हुए देश की संसद ने कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ राशिद को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना। इराक के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने गुरुवार को संसद में 2 दौर के मतदान के बाद इराकी कुर्द बरहम सालेह को मात दी। इराक के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 78 वर्षीय राशिद 2003 से 2010 तक इराकी जल संसाधन मंत्री थे और एक ब्रिटिश शिक्षित इंजीनियर हैं। यहां राष्ट्रपति पद के नामांकन पर पहले दौर का मतदान आवश्यक 2/3 बहुमत तक पहुंचने में विफल रहा। इराक ने मौजूदा साल में 7 फरवरी से 30 मार्च तक नए राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करने के लिए 3 असफल प्रयास किए। अमेरिकी सीनेट की एक समिति 6 जनवरी 2021 को हुए कैपिटल हिंसा की जांच कर रही है। समिति ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिनिधि सभा समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्मन किया। एलन मस्क और ट्विटर के बीच चल रही सौदेबाजी अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत में दायर किए गए दस्तावेज से पता चला कि एलन मस्क ट्विटर के साथ $44 बिलियन के अधिग्रहण सौदे को लेकर संघीय जांच के दायरे में है। मस्क इससे पहले ट्विटर के अधिग्रहण के अपने प्रस्ताव से पीछे हट गए। इसके खिलाफ ट्विटर ने अमेरिकी कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट में मस्क के खिलाफ सुनवाई आगे बढ़े इससे पूर्व उन्होंने नए सिरे से खरीदी प्रस्ताव पेश किया, जिसे ट्विटर ने मान लिया। टेस्ला ने की जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने $54 से भी ज्यादा प्रति शेयर की मूल्य पर ट्विटर को खरीदने की पेशकश की है। जर्मनी की महंगाई दर सितंबर में 32 सालों बाद 10% तक पहुंच गई है। देश की महंगाई दर इससे पहले 1990 में इतने उच्च स्तर पर पहुंची थी। संघीय सांख्यिकी कार्यालय ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी में इस साल महंगाई दर 8% और अगले साल 7% होने का अनुमान है। गौरतलब है कि जर्मनी पहले ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। देश के आर्थिक मामलों के मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने बीते बुधवार को कहा कि मौजूदा गंभीर ऊर्जा संकट एक आर्थिक और सामाजिक संकट बनने का खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश अगले साल मंदी में जा सकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं कारोबार की ओर। बात करते हैं कच्चे तेल की, जिसके उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का निर्णय ओपेक प्लस के सदस्य देशों ने ले लिया। इस निर्णय का उद्देश्य विशुद्ध रूप से आर्थिक है। इस निर्णय से विश्व में तेल मूल्य स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये बात सऊदी अरब ने अमेरिका के उस आरोप के बाद कही जिसमें यह कहा गया कि उत्पादन में कटौती का फैसला रूस के प्रभाव में लिया गया।
सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उत्पादन कम करने का फैसला सदस्य देशों की सहमति से लिया गया। ये पूरी तरह से आर्थिक आधार पर लिया गया है। ये फैसला मांग और आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए लिया गया, इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले ही चेतावनी दी कि सऊदी अरब को उत्पादन में कटौती का परिणाम भुगतना होगा। अमेरिका का मानना है कि उत्पादन में कटौती कर तेल निर्यातक देशों का समूह ओपेक प्लस रूस की मदद कर रहा है। उत्पादन कम होने से दुनिया में कच्चे तेल का मूल्य ज्यादा रहेगा। इससे सऊदी अरब के बाद तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले रूस देश को फायदा होगा। और आइए अब आपको लिए चलते हैं खेल जगत की ओर। पहले मैच में 8 गोल से मिली हार से मेजबान भारतीय टीम का मनोबल जरूर गिरा है, लेकिन मोरक्को के खिलाफ शुक्रवार को फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप के दूसरे ग्रुप मैच में टीम प्रतिष्ठा बचाने के लिए बेहतर प्रदर्शन की कोशिश में होगी। थॉमस डेनरबी की टीम पहले मैच के नतीजे को भुलाकर ग्रुप ए में मोरक्को के खिलाफ अंक जुटाना चाहेगी। हालांकि भारत के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि मोरक्को ने अफ्रीकी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके इस टूर्नामेंट में जगह बनाई है। क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में मोरक्को ने घाना को पेनल्टी शूटआउट में हराया था। वहीं दूसरी ओर भारत को मेजबान होने के नाते प्रतियोगिता में सीधे प्रवेश मिला है। फुटबॉल के बाद बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप की खिताबी भिड़ंत है। शनिवार को यह फाइनल मुकाबला बांग्लादेश के सिलहट स्टेडियम में खेला जाएगा। गौरतलब है कि पहले सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को 74 रन से हराया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से मात दी। भारत और श्रीलंका की टीम महिला एशिया कप के फाइनल में 5वीं बार आमने सामने होगी। यूरोपा लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ओमानिया एफसी को 1-0 से हरा दिया है। मैन्यू की ओर से स्टॉक मैक्टोमिनाई ने विजयी गोल दागा। इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में पहला हाफ गोल रहित रहा। वहीं दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में मैन्यू ने एकमात्र गोल कर मैच जीतने में सफलता पाई। इस जीत के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड की नॉकआउट दौर में पहुंचने की संभावनाएं बरकरार हैं। वहीं यूरोपा लीग के एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने एफके बोडो ग्लिम्ट को 1-0 से हराया। आर्सेनल की ओर से बुकायो साका ने मैच के 24वें मिनट में गोल दागा। इस जीत के साथ ही आर्सेनल ने नॉकआउट दौर में पहुंचने के लिए एक कदम बढ़ा दिया है। और अब बात सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लिए चलेंगे सम्राट अकबर के सपनों का शहर फतेहपुर सीकरी, जो मुगल साम्राज्य की विरासत को समेटे हुए है। इस शहर में बनी खूबसूरत इमारतें मुगल और भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। आइए चलते हैं इस शहर की सैर पर। आगरा भारत का वो शहर जहां दुनिया भर की खूबसूरत चीजें मौजूद हैं। इन्हीं खूबसूरत चीजों में शुमार है फतेहपुर सीकरी। आगरा के पास स्थित फतेहपुर सीकरी एक ऐसा शहर है जो समृद्ध इतिहास को संजोए हुए है और इस छोटे से शहर को अकबर के सपनों का शहर भी कहा जाता है। यह शहर मुगल साम्राज्य के आदर्शों और विरासत को समेटे हुए है। इसे 1571 में मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। इस शहर में बने किलों के दीवारों पर लाल पत्थरों से बनी नक्काशी यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह प्राचीन शहर सम्राट अकबर के शासन में किए गए विशाल किलेबंदी के लिए जाना जाता है। यूनेस्को ने फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। इस शहर में बने कई स्मारक और मंदिर मुगल और भारतीय वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं। फतेहपुर सीकरी के प्रमुख इमारतों में बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शाही मस्जिद आदि शामिल है। यहाँ स्थित बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। वहीं पंचमहल एक 5 मंजिला स्मारक है जो एक पिरामिड संरचना में बनाया गया है, जिसे कुल मिलाकर 176 स्तंभों से बनाया गया है।
और यहाँ स्थित जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक मानी जाती है। यह शहर अपनी प्राचीन धरोहरों के साथ एक बड़ा इतिहास लेकर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं विज्ञान जगत की। साइंस हब के आज के अंक में हम बात करेंगे एक स्मार्ट हेलमेट के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने एक ऐसा हेलमेट बनाया है जिससे आग लगने वाली जगह पर इस स्मार्ट हेलमेट को पहनकर गहरे धुएं के आर पार आसानी से देखा जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। हमें अक्सर देखने को मिलता है कि किसी जगह आग लगने के बाद बचाव कार्य में आए सुरक्षा कर्मियों को इंसानों को घटना स्थल से बाहर निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है गहरा धुआं, जिसके वजह से अग्निशामकों को धुएं में सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। लेकिन अब इस समस्या से निजात पाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने एक सेंसर से लैस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा हेलमेट बनाया है जिससे आग लगने वाली जगह पर इस हेलमेट को पहनकर गहरे धुएं के आर पार आसानी से देखा जा सकता है। इस स्मार्ट हेलमेट में थर्मल कैमरा, रडार और इनर्शियल सेंसर लगे हुए हैं। सभी डेटा को हेलमेट में लगे स्क्रीन पर दिखाते हैं और सुरक्षा कर्मियों को वास्तविक समय की जानकारी देते रहते हैं ताकि घटना स्थल पर पीड़ितों को बचाने में मदद मिल सके। साथ ही टीम के साथियों को पहचान कर उन्हें जगह की सटीक जानकारी देते हैं। स्मार्ट हेलमेट में दो प्रमुख सेंसर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक थर्मल कैमरा है। थर्मल कैमरे में एक विशेष सेंसर होता है जो गहरे धुएं के रहने के बावजूद अपने सामने की चीजों को देख सकता है। ये थर्मल कैमरा आरजीबी कैमरों के विपरीत या सामान्य कैमरे जो हम अपने स्मार्टफोन में उपयोग करते हैं उससे ये कैमरा अलग है। आने वाले समय में इस स्मार्ट हेलमेट में 3D मैप्स और ANB एम्बेडेड डिस्प्ले भी लगाया जाएगा, जिससे हेलमेट पहनने वाले को बचाव कार्य में और भी अधिक आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विज्ञान जगत के बाद आपको लिए चलते हैं बी टाउन यानी कि सिनेमा जगत की ओर। तो सिनेमा इस हफ्ते में आज के अंक में हम बात करेंगे कुछ दिनों पहले रिलीज हुई बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा की। आइए जानते हैं कि फिल्म अब तक कितना कमा चुकी है और दर्शकों का रिएक्शन क्या है इस फिल्म को लेकर। हम अक्सर सोचते हैं कि हर कहानी के सिर्फ दो ही सिरे होते हैं। कुछ दिनों पहले सिनेमाघरों में बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा रिलीज हुई। पहले सुन लेता ना, 2 मिनट का फर्क पड़ता है। इस फिल्म का बजट 175 करोड़ है और फिल्म अब तक के बीते 2 वीकेंड्स में लगभग 71 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। ये रुआब कैसे बना आपका दादा? किस्मत से फाइट। विक्रम वेधा साउथ की फिल्म का हिंदी रीमेक है जिसमें विजय सेतुपति और आर माधवन जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। क्या हर अच्छाई वाकई अच्छी। इस फिल्म में विक्रम और वेधा नाम के 2 किरदारों की कहानी दिखाई गई है, जिसमें वेधा क्रिमिनल है और विक्रम पुलिस वाला। विक्रम वेधा को पकड़ना चाहता है पर वेधा हर बार से कोई कहानी सुनाकर बच निकलता है और इन्हीं सब के बीच कहानी आगे बढ़ती है। कैसे बना आपका दादा? दमदार एक्शन और शानदार अभिनय से भरपूर इस फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। विक्रम के रोल में सैफ फिट बैठ रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी के किरदार में राधिका आप्टे ने बेहतरीन काम किया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है और गाने भी अच्छे लग रहे हैं। वहीं दर्शकों का मानना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, छोटी हो सकती थी, स्क्रीन प्ले और बेहतर हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं एक खूबसूरत पहल की। देश में माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। लोग अब जितना अपने लिए फिक्रमंद हैं और अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा वो देश हित में सोच रहे हैं। इसका एक ठोस उदाहरण है स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न।
जिस नई सोच के साथ ये यूनिकॉर्न मार्केट में आ रहे हैं वो ये दिखाती है कि लोग पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं। प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे बने, इसके लिए भी काफ़ी काम युवा पीढ़ी कर रही है, जैसे कि पुणे के योगेश शिंदे, जो प्लास्टिक का विकल्प बांस में देखते हैं। हर वो चीज़ जो प्लास्टिक से बनती है वो बांस से बनाकर उसे बाजार में ला रहे हैं। देखिए। भारत तेजी से स्टार्टअप पर भरोसा कर रहा है। हमारे देश में अब हर कुछ हफ्ते में नए यूनिकॉर्न आ रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल उपायों को अपनाकर देश में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मददगार साबित हो रहे हैं। पर्यावरण को लेकर आ रही जागरूकता हमारी रोजमर्रा की कुछ बुरी आदतों को भी काफी हद तक बदल रही है। पुणे में रहने वाले योगेश शिंदे एक ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने बांस की क्वालिटी को समझा और बैम्बू इंडिया नाम का स्टार्टअप शुरू किया। We are not doing something great in bamboo. So even though we are the world's second largest bamboo growing nation, and we are only exporting 4% to the global market. So I thought, why not the things we should take up, because this is something directly related to the farmers. You can have lots of angles towards it, like plastic free India or Swachh Bharat mission or Atmanirbhar Bharat or skillful India. So all those missions can fulfill with this bamboo. So that's why I started this venture in bamboo. बैम्बू फॉर प्लास्टिक का आइडिया अब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है जहां बांस के प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के सभी उत्पादों की जगह लेंगे। और इस दिशा में बांस का टूथब्रश बनाकर शिंदे के स्टार्टअप ने सबसे पहले ये काम शुरू किया। इस दौरान ये भी पता चला कि पॉलीथीन के बाद टूथब्रश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लास्टिक पॉल्यूटेड कंटेंट है, जिसकी रिसाइकलिंग आसान नहीं है। बाम्बू ऐसी चीज़ है जो ज़ीरो वेस्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब प्लास्टिक अगर हम देखें तो वो प्लास्टिक बीच को ख़राब कर रहा है, एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। वो हम 100 साल से देख रहे हैं कि हमारा पहला बना हुआ प्लास्टिक का ब्रश अभी भी यहाँ पे मौजूद है। योगेश शिंदे की तरह ऐसे कई उद्यमी हैं जिनके आइडिया न्यू इंडिया की अवधारणा में फिट बैठते हैं। भारत में अब एक बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन है। देश दुनिया की घटनाओं से अपडेट रहने वाले लोग अब खुद के साथ साथ देश की बेहतरी के लिए भी फिक्र करने लगे हैं और इन्हीं में से एक हैं योगेश शिंदे, जो चाहते हैं कि प्लास्टिक मुक्त भारत बने और इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। पुणे से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुड न्यूज के बाद बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। तो कैंसर एक गंभीर रोग है। कैंसर का इलाज संभव है यदि जल्द पहचान और समय पर इलाज मिल जाए। इस रिपोर्ट को देखते हैं और जानते हैं कि लिम्फोमा के बारे में, जो एक लिम्फ प्रणाली का कैंसर है। लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जो लसिका तंत्र में होता है, जो शरीर की संक्रमण से लड़ने में रक्षा करती हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को संभालती हैं। ये कैंसर यदि जल्द इलाज न मिले तो शरीर के दूसरे अंगों में जल्द ही फैल जाता है। लिम्फोमा इलाज न मिलने पर जिगर, बोन मैरो, यहाँ तक कि फेफड़ों में भी फैल सकता है। लिम्फोमा गांठों का कैंसर है। यूजुअली हमारे शरीर में बहुत सारी गांठें होती हैं जो गर्दन में होती हैं, एक्जिला में होती हैं, इंग्वाइनल एरिया में होती हैं, पेट में होती हैं। तो उन सब का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, अनकंट्रोल ग्रोथ है, जो लिम्फोमा के रूप में यूजुअली प्रेजेंट होता है। बट जो जितने भी गांठें होती हैं वो जब बढ़ी जाती हैं तो इसका मतलब नहीं है वो लिम्फोमा है। यूजुअली वो रिएक्टिव ही रहती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी ये गांठें हों तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। FNAC या बायोप्सी होती है, उसको टेस्ट कराइए और उससे पता चलता है वो रिएक्टिव है या लिम्फोमा है। यूजुअली कई बार रूरल एरिया में गांठें होती हैं तो लोग ATT स्टार्ट कर देते हैं, TB का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो गलत है। गांठों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हम उस स्टेज में लिम्फोमा डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो गांठों का बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी गांठ हो गई, साथ में कई बार फीवर होता है, 40-50% केसेस में फीवर भी होता है, वेट लॉस होता है
और साथ साथ रात में बहुत पसीने आते हैं, कमजोरी, वेट लॉस, एकदम फैटिग हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, तो ऐसे केसेस में ब्लड टेस्ट के साथ साथ हमें जो गांठों का FNAC या बायोप्सी जरूर करा के देख लेना चाहिए कि वो क्या है। लिम्फोमा किसी भी आयु के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये बच्चों और युवाओं में अधिक देखा जाता है। 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में लिम्फोमा के काफी मामले सामने आते हैं। यूजुअली जितना जल्दी हम पकड़ पाते हैं उतने ही जल्दी हम फिर उसको बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लिम्फोमा का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। लिम्फोमा को पहले हमें देखना होता है कि वो किस टाइप का लिम्फोमा है। यूजुअली हमारे भारतवर्ष में बी सेल लिम्फोमा बहुत कॉमन होते हैं, जिसमें हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है। तो प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन से टाइप का लिम्फोमा है। हॉजकिंस लिम्फोमा का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है, उसका भी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। ऐसे केसेस में इम्पॉर्टेंट है जितनी जल्दी हो सके हम डायग्नोज करें और जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करें। और लिम्फोमा ओवरऑल, चाहे हॉजकिंस लिम्फोमा हो या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो, उसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है और ठीक होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है अगर टाइमली हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है तो। लिम्फोमा का इलाज कैसे किया जाएगा, ये इसके प्रकार और रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है। जल्द पहचान और सही इलाज करने से लिम्फोमा को ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। माईगॉव और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने युवाओं को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर आज़ादी क्वेस्ट हीरोज ऑफ भारत मोबाइल गेम से जुड़ने की अनूठी पहल की है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को स्मरण कराने के लिए इस अनोखी पहल में पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब दें और हर हफ्ते 5 भाग्यशाली विजेताओं में से एक होने का मौका जीतें। शीर्ष स्कोररों में से 5 विजेताओं का चयन किया जाएगा और उनके नाम हर शुक्रवार को DD न्यूज़ पर नया सवेरा के दौरान और DD इंडिया पर ब्रेकफास्ट न्यूज़ के दौरान घोषित किए जाएंगे। आजादी क्वेस्ट गेम्स, गेमिंग का एक ऐसा सफर जिसमें ज्ञान भी है और रोमांच भी। क्या आपने अब तक आजादी क्वेस्ट गेम्स का आनंद लिया? आए आजादी के इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं और आजादी क्वेस्ट सर्च करें। यहाँ आपको 2 गेम्स दिखेंगे, मैच 3 पजल और हीरोज ऑफ भारत। दोनों गेम्स को इंस्टॉल कीजिए और निकल जाइए गेमिंग दुनिया की एक अनोखी यात्रा पर। इन दोनों गेम से ज्ञान बढ़ेगा और विजेताओं को ढेर सारे इनाम जीतने का मौका मिलेगा। विजेताओं को DD न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर ऑन एयर होने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। तो देर किस बात की, आजादी क्वेस्ट गेम्स खेलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव और अपने मित्रों व परिजनों को भी आजादी के इस सफर पर साथ लेकर कई सारे इनाम जीते। तो आज मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, खेलो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और DD के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। तो आज शुक्रवार है। ये जिन लोगों को इनाम मिले हैं उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक से अरुणाव भद्र, मध्य प्रदेश से कमलेश पिछोलिया, बिहार से मनीषा सिंह, झारखंड से मोहम्मद शाहबाज अली और उत्तराखंड से शताक्षी भरत। सभी विजेताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों से हम एक बार फिर अपील करते हैं कि आप इसमें हिस्सा लीजिए और नया सवेरा के साथ साथ रेडियो पर भी आपका नाम आएगा और अंग्रेजी का जो हमारा बुलेटिन जाता है DD इंडिया पर ब्रेकफास्ट न्यूज़, वहाँ पर भी विजेताओं का नाम अनाउंस किया जाएगा। तो ज़रूर आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस क्विज कॉन्टेस्ट में आप भाग लीजिए, ज्ञान भी बढ़ाइए और नाम कमाइए। बिल्कुल। और आइए अब आपको मौसम की ओर लिए चलते हैं।
तो नया सवेरा के इस अंक में आज इतना ही है, लेकिन जाने से पहले हम आपको लिए जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली की खूबसूरत झलकियों के पास। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और जीरो वैली की अगर हम बात करें तो यहाँ के हरे भरे बांस के जंगल, देवदार के पेड़ और पहाड़ों के बीच धान के खेत पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। आप इन दृश्यों को देखिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल